वेलकम लर्नर्स। आज हम बात करेंगे हर्बर्ट पाठ्य योजना के प्रारूप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पाठ्य योजना के बारे में बात की थी, जिसके तहत हमने पाठ्य योजना के उपागम यानी कि अप्रोचेस के बारे में भी बात की थी, जिसमें हमने हर्बर्ट उपागम, डीवीएम, किलपैट्रिक उपागम, मॉरिसन उपागम एवं मूल्यांकन उपागम के बारे में बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में अब भारत में जो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनमें जो पाठ्य योजना का प्रारूप अपनाया जा रहा है वह हर्बर्ट और मूल्यांकन उपागम का मिला जुला रूप है। तो आज हम हर्बर्ट पाठ्य योजना के प्रारूप के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके तहत हम सबसे पहले बात करेंगे हर्बर्ट पाठ्य योजना के सैद्धांतिक आधार की, यानी कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन। सेकंड बात करेंगे पाठ्य योजना की रूपरेखा यानी कि आउटलाइंस ऑफ लेसन प्लान। थर्ड बात करेंगे लिमिटेशंस यानी सीमाएं। हर्बर्ट पाठ्य योजना का जो सैद्धांतिक आधार था, हर्बर्ट का कहना था कि अधिगम के संबंध में उनकी ये धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में बांटकर उसे पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो छात्र उसे और अधिक शीघ्रता व सरलता से सीखेगा। हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण के 4 पद दिए, यानी जो मुख्य हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पद हैं वो यही पद हैं। नंबर 1 है स्पष्टता, नंबर 2 संबंध, नंबर 3 व्यवस्था, नंबर 4 विधि। हर्बर्ट के एक शिष्य जिलर ने हर्बर्ट के प्रथम पद को स्पष्टता को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण। फिर हर्बर्ट के एक और शिष्य ने प्रस्तावना में एक उपकथन उद्देश्य जोड़ा। इस परिवर्तन के बाद प्रथम पद के 2 खंड हो गए। पहला का अ प्रस्तावना, ब उद्देश्य कथन, दूसरा प्रस्तुतिकरण। फिर इसके बाद जॉर्ज फ्रेडरिक हर्बर्ट के एक अन्य शिष्य हर्बर्ट स्पेंसर ने शेष 3 पदों का नाम भी परिवर्तित कर दिया, जो इस प्रकार हैं। संबंध को उन्होंने तुलना में बदल दिया, व्यवस्था को सामान्यीकरण में और विधि को प्रयोग में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार फाइनली जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली निकल के आई वो इस प्रकार है। फर्स्ट का अ प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, व उद्देश्य कथन स्टेटमेंट ऑफ द एम, सेकंड प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, थर्ड तुलना कंपैरिजन, फोर्थ सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, फिफ्थ प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। अब इसके आधार पर पाठ्य योजना की जो रूपरेखा विकसित की गई वो इस प्रकार है। नंबर 1 विषय, प्रकरण, कक्षा, वादन, अवधि तथा दिनांक। इसमें पाठ्य योजना का विशिष्टीकरण तथा सीमांकन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम प्रकरण का चयन करते हैं और किस स्तर पर शिक्षण किया जाता है इसे निर्धारित करते हैं। शिक्षण की दिनांक, कक्षा, वर्ग आदि सभी को पहले निर्धारित कर लिया जाता है और विद्यालय में शिक्षण कार्य किया जाता है उस विद्यालय का नाम भी पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। सेकंड है सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्य पूरे विषय के शिक्षण के दौरान एक जैसे ही होते हैं, परंतु यदि एक ही विषय का एक ही प्रकरण विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके सामान्य उद्देश्य अलग अलग होंगे, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर क्या होता है अलग अलग होता है और प्रकरण का निर्धारण हम बच्चे की आयु और बौद्धिक स्तर के आधार पर ही करते हैं। इसलिए अलग अलग सामान्य उद्देश्य होंगे अलग अलग स्तर पर। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के तहत ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्रकरण से संबंधित होते हैं और ये उद्देश्य हम कक्षा शिक्षण के दौरान ही प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक विशिष्ट उद्देश्य जो है वो सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है और विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक, भावात्मक यानी कि भावात्मक को बोधात्मक भी कहा जाता है, क्रियात्मक को प्रयोगात्मक और सृजनात्मक यानी या कौशलात्मक, यानी 4 हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक और सृजनात्मक। फिर इसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में शिक्षक छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ
प्रश्नों को पूछता है और उन प्रश्नों की सहायता से वो नवीन ज्ञान के साथ उनका संबंध स्थापित करता है। और प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। वो समस्यात्मक प्रश्न इसलिए होता है ताकि जब तक हमारे सामने शिक्षण में कोई समस्या नहीं आती तब तक हम सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। तो वो समस्यात्मक प्रश्न जो है वो छात्र में जिज्ञासा जागृत करने का काम करता है। और जैसे ही बच्चे के सामने समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर या तो बच्चा अनकम्प्लीट देता है या बिल्कुल भी नहीं दे पाता है। और इस कंडीशन में शिक्षक छात्र के सामने उद्देश्य कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ द एम के रूप में अपने प्रकरण का परिचय कराता है। और फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण या विकासात्मक। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन या डेवलपमेंटल क्वेश्चंस इसलिए कहा जा गया है इसको कि ये दोनों जो हैं सब विषय के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत एंड अंग्रेजी में हम इसको प्रस्तुतिकरण का उपयोग करते हैं और साइंस एंड एसएसटी में हम विकासात्मक प्रश्न का यूज करते हैं। इसीलिए इनको यहाँ पर साथ साथ दिया गया है ताकि ये सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में विकासात्मक प्रश्नों का जब छात्र सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाता है तो शिक्षक अपने द्वारा उसके उत्तरों को स्पष्ट रूप में उनको समझाता है। विकासात्मक प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी स्पष्ट रूप में इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि विकासात्मक से पहले बच्चे को कोई प्रकरण नहीं पढ़ाया गया होता है और विकासात्मक प्रश्न जो है प्रकरण का विकास करते हुए उसे आगे पढ़ाने के लिए पूछे जाते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी उसका स्पष्ट रूप में उत्तर नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षक उस प्रकरण को स्पष्ट करता है ताकि विद्यार्थी उसे अच्छी तरीके से समझ सके। फिर नेक्स्ट है श्यामपट्ट सार यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में अध्यापक शिक्षण बिंदु तथा उसकी व्याख्या को श्यामपट्ट पर लिखता है। गणित, विज्ञान, भाषा शिक्षण में श्यामपट्ट सार साथ साथ चलता है और सामाजिक विषय शिक्षण में अंत में भी श्यामपट्ट सार दिया जाता है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति क्वेश्चंस। पुनरावृत्ति प्रश्न में प्रकरण को दोहराने तथा अभ्यास कराने के लिए प्रश्नों को पूछा जाता है। इन प्रश्नों की सहायता से ज्ञान को और मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ विद्यार्थी के विचारों को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी जाना जाता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण के दौरान कितना सीखा। फिर है गृह कार्य यानी होमवर्क। गृह कार्य में शिक्षक बच्चे को क्लासांक में पढ़ाए गए प्रकरण को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए या उसको दोहराने के लिए उसे गृह कार्य देता है और जिसमें विद्यार्थी उस और अच्छी तरीके से समझ सके। फिर अगला है लिमिटेशंस या सीमाएं। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में प्रस्तुतिकरण पर ही अधिक बल दिया जाता है, यानी यहाँ पर विद्यार्थी पर ज़्यादा बल न देके शिक्षक अपने प्रकरण को प्रेजेंट करने पर ज़्यादा बल देता है। और दूसरा है इस योजना में शिक्षण उद्देश्य और अधिगम परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अभी जब हमने बात की थी कि शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक आदि ये भी जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षक का ज़्यादा ध्यान नहीं होता है क्योंकि उसका संपूर्ण ध्यान अपने प्रकरण पर ही होता है और उसी प्रकरण को प्रस्तुत करने में उसका ध्यान होता है। तो इसलिए ना तो वो शिक्षण उद्देश्यों पर ध्यान दे पाता है और ना अधिगम परिस्थितियों ध्यान में दे पाता है। अधिगम परिस्थितियां जैसे कक्षा में बच्चों का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो शिक्षक उसको भी ध्यान में नहीं रख पाता है। पूर्ण उसका अपने प्रस्तुतिकरण पर ही बल होता है। छात्रों की रुचियों अभिवृत्तियों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जब अधिगम परिस्थितियां और उद्देश्यों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि बच्चों की रुचि और अभिवृत्ति पर भी शिक्षक ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि इसका जो शिक्षण है वो सिर्फ स्मृति स्तर का ही होता है, यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग यहाँ पर होती है। थैंक यू। यदि आपको मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें समझ में आती हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरा अगला वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके।